अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी जो चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी अपडेटेड जो वीडियो होती हैं, वो सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है अगस्त 3 से। तो उसी से रिगार्डिंग हम ये जो लेक्चर्स हैं ये कवर करवा रहे हैं आपके BLS और MLS स्टूडेंट के लिए, और प्लस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है तो वो भी हम साइड बाय साइड बताते चलते हैं। तो इसमें जो है BLI 221 का ये लेक्चर है, क्योंकि आपका पहला जो है वो यही मतलब होने वाला है, और ये यूनिट 4 का है, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये बहुत ही सिंपल एक तरह से, और कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट। लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने ये नहीं किया तो फिर लाइब्रेरी साइंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी है, जो डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने इसको दिया था, और पूरा जो लाइब्रेरी सिस्टम है ये इसी पे काम करता है। तो इसीलिए आपको इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देखें, क्योंकि ये हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन के रूप में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आपके 10 नंबर तो पक्के समझे, क्योंकि आपने अगर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर लिया तो किसी न किसी रूप में जो लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे डॉक्टर SR रंगनाथन ने। तो पहला लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको वहाँ पे बोला जाएगा। और लॉ ऑफ कौन से मतलब जैसा अगर मान लीजिए वहाँ पे बोल दिया गया कि एक्सप्लेन फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है क्या, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, रीडर का जो समय है उसको बचाना, ये फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो इसी तरीके से 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया हुआ है। पहला है बुक आर फॉर यूज़, बुक जो है वो यूज़ के लिए है। एवरी रीडर हिज हर बुक, ये पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे, पहले अभी बता देते हैं कौन कौन से हैं। हर रीडर के पास अपनी बुक होती है। फिर एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक का भी कोई रीडर होता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी जो है वो एक तरह से ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। अब चलिए इसको डिटेल में बता देते हैं, पूरी बातें इसमें करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसको दिया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये, और हमारे जो, और इन्होंने कब दिया था, देखिए यहाँ पे डॉक्टर SR रंगनाथन had his education in library science in the University of London School of Librarianship in the year of 1924। तो इन्होंने मतलब अपना पूरा जो एजुकेशन है वहाँ से कंप्लीट किया था। इनके बारे में कुछ लिखा गया है। तो फिर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे द डॉक्टर SR रंगनाथन रिजल्टेड इन द यहाँ पे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी से मतलब इन्होंने दिया। फिर सब्सिक्वेंटली दिस लॉ वर फुल्ली डेवलप एंड पब्लिश इन हिज बुक फॉर्म इन 1931 में ये दिया था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले तो डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, और फिर उसके बाद कब उन्होंने दिया था ये, जैसे 1931 में दिया था अपने बुक लाइब्रेरी साइंस में, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। तो ये पूरी बातें बतानी है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी लॉ उसने पूछा है उसके बारे में बताना है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये हालांकि हमने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया, और कब दिया, क्या दिया, ये सारी चीज़ें, और ये लॉ भी हमने आपको पूरा बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए, द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस द लॉ आर सिंपल, प्रिसाइज एंड फ्यू इन नंबर। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक भी मतलब लिख सकते हैं एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया तो इस लॉ की बात करें तो सबसे पहले तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रिसाइज है, छोटा है, और बहुत ही कम नंबर में 5 ही हैं। फिर लॉ आर एसेंशियली जनरल इन नेचर, जो लॉ है वो मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जो रूल है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो जनरली एक नेचर के मतलब बात कर रहा है, जो कोई भी लेमैन भी समझ सकता है। दी सब्जेक्ट इन जनरल, वो जनरल सब्जेक्ट की बात करता है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो
जो लॉ है वो जनरली क्या बिगिन करता है, ऑल, एवरी एंड नो, इसकी बात करता है। अ लॉ एक्सप्रेसेस अ जनरलिटी विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस रेगुलरिटीज़। तो वहाँ पे आपको रेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। कीपिंग द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक इन द माइंड, डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रोपाउंडेड हिज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए, जो कि हमने ऊपर आपको पहले ही बता दिए थे, और इसको हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द 5 लॉ वर रीस्टेटेड इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो कुछ इसको रीस्टेट भी किया गया था, जैसे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आर फॉर यूज़, फिर एवरी यूज़र हिज हर डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन। तो इसको कुछ मतलब थोड़े से चेंजेस किए गए थे। अब चलिए इसको मतलब कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लॉ, बुक आर फॉर यूज़। जो बुक है वो यूज़ के लिए है। यहाँ पे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सबसे मेन कंसर्न तो यही था कि जो बुक है उसको यूज़ के लिए रखे, ना कि एज अ शो पीस। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, बुक जो था वो बुक इतना मतलब इन्फॉर्मेशन तो था, बट उसको बुक के फॉर्म में नहीं हुआ करता था। जैसे शिलालेख हो गया, किसी ताम्रपत्र हो गया, किसी पहाड़ों पे लिख दिया, किसी पत्तों पे लिख दिया, तो इन सब तरीके से लिखा जाता था, तो बुक नहीं था। और ऊपर से फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो एक दो बुक स्टार्टिंग में मतलब पब्लिश भी हुआ, तो वो इतना फ्यू इन नंबर था कि लोगों के पब्लिश मतलब पढ़ने के लिए तो था ही नहीं। वो एक तरह से मतलब राजा महाराजा जो थे उस तरीके से शो पीस के लिए रखते थे अपने घर में, वो सजावट के लिए रखते थे। तो बुक जो है वो यूज़ के लिए, ना कि सजावट के लिए। सबसे मेन कंसर्न तो उनका यही था। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बातें बताई। लेट अस नाउ एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ इन द फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी। अब इसके इम्प्लीकेशन भी आते हैं कि जो ये फर्स्ट लॉ है इसको इम्प्लीकेट कैसे करना है। तो इम्प्लीकेशन की बात करें, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ सम इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर लाइब्रेरी वर्क। तो लाइब्रेरी वर्क के लिए बहुत सारे मैसेज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो क्या है वो, जैसे कि सम ऑफ दीज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ लाइब्रेरी को एलोकेट कहाँ करना है, क्योंकि यूज़ तो तभी होगा ना एलोकेशन अगर हमें पता रहेगा तो। फिर उसके बाद वर्किंग आवर कैसे रखना है, ताकि अगर हमने वर्किंग आवर सही से रखा तभी जो हमारे यूज़र है वो यूज़ कर पाएंगे। फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड स्टाफ। तो यहीं से मैं आपको पूरी बातें बता देता हूँ। देखिए, जैसे एलोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, अगर आपने लाइब्रेरी को किसी रिमोट एरिया में रख दिया तो जो यूज़र है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो बुक आर फॉर यूज़ कहाँ से होगा, बुक यूज़ ही नहीं हो पाएगा। ऐसी जगह पे आपने रख दिया, किसी आइलैंड पर जाके आपने लाइब्रेरी बना दिया जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे लाइब्रेरी बनाना है जहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हों। तो एक तो ये काम करना है। फिर उसके बाद वर्किंग आवर जैसे कि मान लीजिए जब लोग बहुत बिज़ी रहते हैं तब आपने लाइब्रेरी खोला, जैसे कि दोपहर में 12 बजे से और 3 बजे तक खोल दिया। उस वक्त लोग बिज़ी रहते हैं या फिर इतने लोग नहीं पहुंच पाएंगे उस टाइम। तो ऐसे नहीं टाइमिंग रखना है, टाइमिंग जो रखना है वो 24/7 रखना है, ताकि जो जिसको जब टाइम मिले वो अब तब जाके लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग को इस तरीके से बनाना है ताकि जो यूज़र है वो कंफर्टेबली जाके वहाँ पे रीड कर सके। ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत सारे क्राउड हो, बहुत ही मतलब क्योस हो, तो वहाँ पे पढ़ने में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो स्टाफ है, फर्नीचर है, वो भी सही होना चाहिए। फर्नीचर मतलब अच्छे से होना चाहिए, और जो स्टाफ है वो पोलाइट होना चाहिए। लाइब्रेरी स्टाफ तभी जो बुक है वो यूज़ कर पाएगा हमारा जो यूज़र है। तो ये पूरा था फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और उसके बाद है, देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, एवरी रीडर हिज हर बुक। जो जितने भी रीडर है उसके अपनी पर्सनल बुक है। मतलब जैसे आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि कितनी सारी बुकें हैं, बट आपको लगता होगा ये बुक भी कोई पढ़ता है। आपको मतलब कई कई बार आपने सोचा होगा ये बातें, बट ऐसी नहीं है। हर बुक का कोई ना कोई रीडर होता है। एवरी बुक हिज हर रीडर। बोलते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उसका ज़रूरत पड़ा तभी वो बुक लिखा गया है। तो हर बुक का रीडर होता है, इसका कहना मतलब ये है। तो इसके इम्प्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें, इसके इम्प्लीकेशन की बात करें, सेकेंड लॉ इम्पोजेस सर्टन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड लाइब्रेरी स्टाफ एंड द रीडर। जैसे ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, it must be emphasized that its obligation on the part of state
to develop and organize a library system capable of providing adequate library services to all the people। मतलब स्टेट के ऊपर भी ये मतलब ऑब्लिगेशन है कि वो हर जगह लाइब्रेरी बनाए और हर लाइब्रेरी में इतना इन्फॉर्मेशन रखे ताकि हर जो रीडर है उसके पास अपना वो बुक पहुंच सके जो उसको चाहिए। तो ये है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन। फिर यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू द लाइब्रेरी अथॉरिटी, मतलब कि जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है उनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशन लगता है। तो क्या है, जैसे कि फैक्ट दैट द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक सेलेक्शन एंड प्रोविज़न ऑफ सुटेबल स्टाफ। मतलब कि इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ होने चाहिए ताकि जितने भी यूज़र है उनका नीड जो है फुलफ़िल हो जाए बाय टाइम, जितने भी टाइम मतलब सेफ उनका टाइम वेस्ट ना हो। और सिलेक्शन कैसे करना है बुकों का वो भी मतलब ध्यान से करना चाहिए ताकि जो जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पे मेडिकल का मतलब मेडिकल स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है उस एरिया में, और आप वहाँ पे जो बुक है वो रख रहे हैं जैसे सोशल साइंस का, तो उनके कोई यूज़ का नहीं है। तो इस तरीके से बुक सेलेक्शन आपको ध्यान से करना है कि आपका यूज़र का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक सेलेक्शन करना है। तो ये सारा ऑब्लिगेशन लाइब्रेरी अथॉरिटी पे है। तो ये पूरी बातें हो गई। अब यहाँ पे है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आई होप आपको पूरा बातें समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन जरूर लिखना है आपको, इम्प्लीकेशन अगर साथ में लिख रहे हैं तो। थर्ड और लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें, एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक का रीडर होता है। जैसे ऊपर हमने बताया एवरी रीडर हैज़ बुक, हर रीडर के पास अपनी बुक होती है, वैसे ही हर बुक के पास भी अपना रीडर होता है। तो यहाँ पे देखें इसके इम्प्लीकेशन की बात करें, ये पूरी आप पढ़ लेना, हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं। तो मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि जितनी भी रीडर होता है, जितनी बुक होती है उसका अपना रीडर होता है। तो इसी के पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। और फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो रीडर है उसका टाइम बचाना। मतलब अगर कोई रीडर गया आपके लाइब्रेरी में तो ऐसा नहीं है कि उसको घंटों तक वेट कराएं और फिर आप लास्ट में फिर बता दें कि हाँ बुक नहीं है वो वाली, तो क्या होगा, उसका टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्करेज कर रहे हैं अपने यूज़र को। आपको डिस्करेज नहीं करना, आपको उसको इनकरेज करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बुक, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करे। तो इसके लिए आपको उसको मतलब और प्रोत्साहित करना है। तो ये पूरी बातें, चलिए इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो इसके इम्प्लीकेशन में देखें यहाँ पे जो सेटिस्फाई करे, यहाँ पे देयर आर अदर वेज टू सेटिस्फाई द लॉ। वन ऑफ देम इज़ द फॉलोइंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वुड बिगेन। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि अगर आपने क्लासिफिकेशन का सिस्टम, कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ये सब अगर आपने सिस्टम अपनाया है तो जो यूज़र है उसका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मतलब कैटलॉग से देख के बता देंगे कि उसका वो जो बुक का मतलब डिमांड कर रहा है वो है नहीं है, या फिर आप रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू आप उसको बुक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ये पूरी इम्प्लीकेशन में बात की गई है। फिर यहाँ पे फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में बताया गया है कि लाइब्रेरी को एक तरह से मतलब एक एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है उन्होंने, कि जैसे एक बच्चा होता है धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी जो नीड है, उसके जो मतलब एरिया है वो बढ़ता जाता है। पहले वो घर में ही रहता है, बट धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा मतलब अपने दूसरों घर में जाता है, फिर मतलब गलियों में जाता है, फिर धीरे धीरे क्या क्या होता है, स्कूल जाने लगता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से एक लाइब्रेरी भी है, एक छोटे से लाइब्रेरी भी धीरे धीरे करके वो ग्रो होती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे कि एक लाइब्रेरी स्टार्ट हुई तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ बुकें थी, बट वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसके अंदर यूज़र ज़्यादा आने लगे तो उसके जो बिल्डिंग को भी एक्सपेंड करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर बुकों की संख्या भी ज़्यादा रखनी पड़ी। तो ये पूरी तरीके से लाइब्रेरी की मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से बात किया गया है। तो इम्प्लीकेशन की बात करें तो जैसे बुक स्टॉक, बुक को बहुत ज़्यादा रखना है ताकि जितने भी यूज़र हैं वो मतलब आ सके, मतलब शेल्फ इतने ज़्यादा रखने हैं ताकि आगे भी अगर बुक को एकोमोडेट करना है तो भी हो सके। फिर रीडर की भी मतलब रीडर के लिए भी एक तरह से अच्छे से वहाँ पे चीज़ें रखनी है ताकि जो रीडर है वो भी एकोमोडेट अच्छे से कर सके, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए।
तो लाइब्रेरी। फिर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ भी ऐसा पोलाइट होना चाहिए, स्टाफ भी ऐसा मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि जो भी नीड आ रहा है उधर से सामने से तो उसको फुलफ़िल कर सके विदाउट एनी, मतलब ऐसा ना हो कि वो चिड़चिड़ा हो जाए या फिर उसने हेल्प करने से ही मना कर दिया या फिर इतनी भीड़ देख के वो मना ही कर दे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, स्टाफ भी अच्छे से होना चाहिए ताकि चीज़ों को सही से कर सके। फिर क्लासिफिकेशन एंड द कैटलॉग, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि चीज़ों को क्लासीफाई एंड कैटलॉग के फॉर्म में रखना चाहिए, ताकि जो यूज़र है उसको मतलब हेल्प हो सके चीज़ों से जल्दी उसको जो भी उसको लिटरेचर चाहिए वो उस तक पहुंच सके। फिर रीडिंग ऑफ द बुक, जैसा कि मान लीजिए लाइब्रेरी है तो हर बुक जो होती है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों सालों बाद वो ख़राब होने लगती है या फिर उसका यूज़ नहीं होता उतना, तो उसको हटा देना है और जो नया डिमांड आ रहा है उसको फिर वहाँ पे रखना है। तो रीडिंग ऑफ द बुक मतलब जो यूज़ में नहीं आ रही बुक है उनको हटा देना है। तो ये भी होना चाहिए ताकि लाइब्रेरी जो है वो एक्सपेंड कर सके, उसकी बिल्डिंगें भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें की गई है इसमें। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि रंगनाथन ने दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, तो पूरी समझ में आई होंगी। और अभी आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।